ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 6 to 7 सिर्फ डाउट क्लास ही है, क्योंकि बाकी मुझे भी काम है, 7:30 पे जाना है। तो ठीक है, देखिए वन बाई वन देखते हैं जो डाउट जिन लोगों ने पूछे हैं ग्रुप में। ये स्क्रीन विजिबल है सबको जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ओके, चलिए तो शुरू में देखो वन बाई वन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन भेजा था साहिल ने। साहिल है? नहीं है, चलो छोड़ दो। नेक्स्ट नेहा ने कुछ क्वेश्चन भेजे, वो देख लेते हैं। चलिए, जैसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 16 है जो नेहा ने भेजे हैं, तो ये क्या कह रहा है कि मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। डबल इंटीग्रेशन कॉस ऑफ मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा वाई की पावर 3/2। ठीक, तो इसका ब्रैकेट डी एक्स डी वाई है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। और लिमिट क्या है, तो इसने बोला है ओवर रीजन आर, जहाँ पे रीजन आर है आपका 0 1 क्रॉस 0 1। अब आप समझिए, तो जो आपका रीजन है वो ये है 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये आपका रीजन है जिस पे इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है, अब इस रीजन पे आपको करना है इंटीग्रेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैक्स को हटाना पड़ेगा पहले। तो मैक्स को कैसे हटाए? तो आप सब मैक्स का डेफिनेशन जानते हैं। तो अगर मैं डिफाइन करूँ मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई की पावर 3/2, तो बताइए, कोई बताओ जिनको। नेहा, आपको आइडिया है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? x square if x square greater than y raised to 3/2 and y raised to 3/2 if x square less than y raised to 3/2। एग्जैक्टली, तो यही करना है आपको। तो हमने जब भी कहा था ये जो कहीं इक्वलिटी लगा दे, तो हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा बाउंड्री का। ये एक रीज़न हो गया ना। तो मुझे एक ग्राफ बनाना है बाउंड्री का, एक्स स्क्वायर बराबर वाई की पावर 3/2। मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब दो पार्ट में करेंगे सॉल्व इसको, कहने का मतलब ये है। तो इसको अगर और फर्दर सिंप्लीफाई करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो आप, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई क्यूब, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो आई थिंक यू कैन गेट इजीली आइडिया। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर होता है ना, जो पैराबोला है, वैसे ही होगा ये। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली देखो, जैसे है ना, बिल्कुल वैसे ही सेफ होगा। आप चाहो तो कुछ पॉइंट लेके चेक कर लो, अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया ना मिले तो यूज चेक सम पॉइंट। 0 रखेंगे 0 आएगा, x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1 ही रहेगी। x को -1 रखेंगे तो y क्या होगी? वन होगी। तब भी 1 ही होगी, है ना। जब x को 2 रखेंगे तो इससे ही आइडिया मिल जाएगा ना, जो ये फ्रैक्शन में आएगा। तो इससे ही हमें आइडिया, मैं ग्राफ बनाता हूँ देखो। तो मुझे क्या करना है, 1 1 से पास करें, ये पॉइंट 1 1 है, ये पॉइंट 0 0 है, बीच में क्या था? जब x -1 है तब भी y 1 है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल वैसे ही जो y बराबर एक्स स्क्वायर होता है ना,
उस तरह का ही शेप बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑड है, तो ये रफली इस तरह का ही ग्राफ बनेगा। मैं ठीक से फिर से बना देता हूँ ग्राफ। तो मतलब ये हो गया कि समझ आया ना, ये रीज़न है आपका 0 1 0 1, और ये पॉइंट 1 घंटे के लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से ठीक है, तो ये आप देख लो कौन सा किस साइड रीजन है, बताओ। अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू वाई की पावर 3/2, ये किस साइड है, अपर हाफ या लोअर हाफ? मतलब ये रीजन या ये रीजन, अपर या लोअर? डिसाइड करो। तो आप टेस्टिंग पॉइंट ले लो ना, 1 0, ठीक है ना। तो अपर। तो अब टेस्टिंग पॉइंट लेके चेक कर लो। तो सब 1 0 रख के देख लेते हैं। तो एक्स को 1, वाई को 0, तो 1 मोर देन 0 फॉल्स आ रहा है, मतलब ये रीज़न है। ठीक, तो ये जो रीज़न है ये आपका है एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू वाई की पावर 3/2, और ऑब्वियसली ये रीज़न हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इंक्लूडिंग कर्व ले रहा हूँ दिस। अब देख लो, अब आप इंटीग्रेशन को ब्रेक करो दो पार्ट में। सो दैट इंटीग्रेशन विल ब्रेक, मान लो R1 R2 कर देता हूँ। सो जो अपर रीजन है दैट ये R2 बोल दो, और इस वाले रीजन को R1 बोल दो। तो आप इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करो, ओवर R1 एंड ओवर R2। ठीक, अब करो आप। तो ओवर R1 क्या होगा, विच वन इज़ लार्जर? तो क्या बन गया क्वेश्चन ये अब, कॉस R1 पे क्या है हमारे पास, कौन सा फंक्शन मैक्सिमम है, एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 3/2 में। एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर रख दो यहाँ पे, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और यहाँ हो गया कॉस, यहाँ वाई की पावर 3/2 लार्जर है, डी एक्स डी वाई। अब करो इंटीग्रेशन, अब आप लिमिट लो इस पर। अब करूँ आगे, ये समझ आ रहा है क्या करना है? अब लिमिट लेना है, स्ट्रिप बनाओ, नहीं समझ आएगा यार। है ना। बस वैक्स को ही ब्रेक करना था, तो बस अब ब्रेक कर लो। R1 पे एक को इंटीग्रेट करो, R2 पे दूसरे को, तो स्ट्रिप बनाओ उसके हिसाब से, एंड देन टेक द लिमिट। ठीक है, ये y बराबर 1 है, ये y बराबर 0 है, और ये था x4 बराबर y का क्यूब, तो उसके हिसाब से देख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी किसी और का भी देख लेते हैं, फिर आते हैं, फिर आपके क्वेश्चन में वापस आएंगे। तो अभी आदित्य ने एक भेजा था, ठीक है, पर मैं करते हैं। तो एक क्वेश्चन आदित्य कर लेते हैं, फिर बाकी लोगों का। और कौन है आदित्य ने क्या भेजा है? तो ये इसका क्वेश्चन नंबर ये 19 है। सो ये कह रहा है कि एफ बी द कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है। सो एफ जो है ए बी पे डिफाइंड है, ए बी टू आर, और ये कॉन्टिन्यूस है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इन्होंने कह रखा है कि उस इंटरवल ए बी का पार्टीशन किया इन्होंने, कैसे किया, क्वेश्चन देखिए ग्रुप में है। सो अल्फा लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू, अल्फा है कि ए होगा, ए होगा एक्चुअली उसमें, है ना, ए होगा। सो ए, हाँ, हम्म। तो ये इस तरह से इन्होंने इंटरवल को ब्रेक किया है, ऐसा। अब बोल रहा है कि शो करो देयर इज अ जाई सच दैट, प्रूफ वाला ना बड़ा उल्टा टेक्निक होता है, देखो फिर भी, अल्फा के एफ ऑफ एक्स के इज इक्वल टू एफ ऑफ जाई, है ना। यहाँ के की वैल्यू होगी 1 से n। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये तुम्हें कहना चाह रहा है कि एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि देखो आगे दे रखा है समेशन अल्फा के, देखो आगे दे रखा है समेशन अल्फा के फ्रॉम 1 टू n इज 1 बॉटम में। तो मतलब इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। इसको खोलोगे तो मतलब ये हो गया अल्फा 1 एफ एक्स 1 प्लस अल्फा 2 एफ एक्स 2 एंड सो ऑन, अल्फा n एफ एक्स n इज एफ ऑफ जाई। जाई क्या है, कोई नंबर है ए बी के बीच में, है ना। ये जाई क्या है, जाई इज अ नंबर बिटवीन ए बी।
तो प्रॉपर इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, ये सर पता है? मेरा इसमें ये पड़ता, हाँ, मेरा इसमें ये था कि इससे कोई 2 और 3 ऐसे 2 पॉइंट्स पे ज्यादा हो तो उसके लिए कोई सेक्शन फॉर्मूला डिफाइंड है क्या? क्या 2 पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, नहीं समझ आया? जैसे इसमें बोला है ना अल्फा 1 F1 प्लस अल्फा 2 F2 डॉट 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 अल्फा साइड इक्वल टू अल्फा साइड और समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 दिया है। हाँ, तो अगर हम इसको उस वाले से सोचें कि सेक्शन फॉर्मूला 1 और लैम्डा वाला तो उसमें भी नीचे 1 आता है। अच्छा, तो वहाँ पे तो अलग होता है ना, वहाँ पे जैसे क्या है तुम्हारे पास, रेशियो क्या है डिनोमिनेटर में तो, अच्छा यहाँ 1 आ गया, ओके, तो मतलब उसका कुछ होता है क्या, वही नहीं, पूछना नहीं, तो था। वो पॉइंट के टर्म्स में होता है, यहाँ पे तो तुम्हारा फंक्शनल वैल्यू है। ये कोई दिक्कत, ये पता है, तो लिमिट एज अ सम फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? ये उसका उस पे बात कर हाँ। रहा है, लिमिट एज अ सम है ना, ये वही है, बस उन्होंने लिमिट नहीं लगाया, इन पार्ट में ब्रेक किया उस रीजन को। तो तुम्हारा कोई इंटरवल ए बी है, अब इसको इन्होंने इन पार्ट में ब्रेक किया, तो अब डिफरेंट पार्ट्स का नाम जैसे रख दिया x1 x2 xn, इस तरह से रख दिया है ना। अब तुम वैल्यूज़ का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, x1 का कुछ रेंज होगा, x2 का होगा, इस तरीके से। तो ये अल्फ़ा आई हमेशा 0 से 1 के बीच होगा, जो भी अल्फ़ा आई है वो 0 से 1 के बीच का ही होगा, क्योंकि सम 1 हो रहा है इसीलिए। अच्छा, अगर सारे अल्फ़ा आई को तुम इक्वल ले लो तो क्या मिलेगा तुम्हें बताओ? इफ़ यू अज्यूम ऑल अल्फ़ा आईज़ आर इक्वल, क्या मिलेगा? तो अल्फ़ा 1 बाई कॉम अल्फा तक नहीं, नहीं, सारे अल्फ़ा इक्वल हो, कॉमन आ जाएगा। अल्फा कॉमन आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स के फ्रॉम 1 टू n, एंड दैट इज़ एफ जाई। ये हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएँगी, F1 F2 F3 Fk पे, टाइम्स अल्फ़ा। अल्फ़ा कोई नंबर है, मतलब एवरेज हो गया ना। जैसे अल्फ़ा मान लो 1/n है फॉर एग्ज़ाम्पल, इक्वल ले लिया मैंने कहा ना इक्वल है, तो समेशन अल्फ़ा ही तो 1 है, सारे अल्फ़ा इक्वल है, तो n टाइम अल्फ़ा, इससे देखोगे तो n टाइम अल्फ़ा इज़ 1, तो अल्फ़ा इज़ 1/n। तो यहाँ से आ गया 1/n, इसका मतलब हो गया एवरेज हो गया एक्चुअली। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि 1/n समेशन एफ ऑफ एक्स के या एफ ऑफ एक्स आई, ऑफ एक्स आई जो होगा, तो हो गया ना, एवरेज वैल्यू तो हमेशा उसमें लाई करेगी ना। तो ये प्रूफ है, पर्टिकुलर प्रूफ देख सकते हो, या इसमें लिखना पड़ेगा, उस बुक में होगा जो हमारे पास है ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या पता चला कि एवरेज जो है एफ एक्स आई का या एफ एक्स के का जो एवरेज है वो एफ जाई के इक्वल है। हाँ, तो एवरेज वैल्यू तो मिल ही जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एवरेज वैल्यू में तो ये तुम समझ रहे हो ना, एवरेज वैल्यू जो है एक ऐसा जाई तो मिल ही जाएगा जहाँ पे एवरेज इक्वल रहेगा, क्योंकि एफ एक्स वन एफ एक्स टू एफ एक्स एन का एवरेज दे रहा है, तो कोई ना कोई जाए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो डिफरेंट पॉइंट का एवरेज लोगे तो कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाने का क्या मतलब था? तुम तुम्हारा पॉइंट एक्स आई कॉमा एफ एक्स आई, सेक्शन फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच में लगाते हैं ना, जब तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अगर वैसे एक्स वन एक्स ऐसे प्रॉपर प्रूफ उस बुक में मिल जाएगा, सॉल्यूशन वाली बुक देखा है तुमने? उसमें देखो प्रॉपर प्रूफ मिल जाएगा, तो भाई यहाँ से आइडिया मिल रहा है, क्योंकि प्रॉपर प्रूफ करना थोड़ा थ्योरेटिकल होगा फिर, ये है। बट यहाँ पे दिखा रहा है कि एक ऐसा जाई एग्जिस्ट करेगा, तो वो तो मैंने देख लिया कि हाँ, अगर सारे इक्वल ले लूँ तो मुझे एक तो मिल ही जाएगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू है, तो कोई ना कोई बीच की वैल्यू मिल जाएगी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, इस तरीके से।
अदरवाइज प्रॉपर प्रूफ मैं तुम्हें भेज दूंगा, या उस बुक में देखो, बुक में दे रखा है, जो सॉल्यूशन बुक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। और और सर अपने एक कॉन्सेप्ट जो बताया था अभी मैंने शायद भेजा स्क्रीनशॉट, हम्म तो उसमें मतलब यही पूछना था कि जब मॉड लेंगे तो हम जब टू साइडेड में हम अल्फा बाई टू और अल्फा बाई टू करते हैं तो दोनों का अगर रीजन में लेंगे तो अल्फा आएगा ना सर में तो डिपेंड करता है तुम क्या लिख रहे हो। जैसे देखो, तुम्हें क्यों लग रहा है अल्फा आएगा, जैसे ये तुम जो भेजे हो इसमें क्या दिक्कत है। मॉड एक नंबर है, वो टी जो है 3 अल्फा एक नंबर है पर्टिकुलर, तो उस नंबर के एक साइड की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। तो तुम मॉड लगा दिए, तो मॉड को खोलो दिख जाएगा। मॉड को खोलोगे तो क्या आएगा। सर मॉड खोलेंगे तो देखो वो इसको अल्फा बाई टू से आएगा। क्वेश्चन के कोई रिलेशन नहीं है, ये नोटेशन जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था, क्वेश्चन तो अलग हो सकता है। मैं बस वहाँ तुम्हें नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा था कि नोटेशन क्या है। सो जो नोटेशन तुम क्या कह रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर मेरा ये नंबर T3 अल्फ़ा है और ये नंबर -3 अल्फ़ा है, माइनस टी डिस्ट्रीब्यूशन 3 अल्फ़ा, तो इस पॉइंट के राइट साइड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस रीजन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये एरिया कितनी होगी। अल्फा हाँ, ये अल्फ़ा है। सिमिलरली सिमेट्रिक है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, इधर भी अल्फ़ा है। तो मैं तुम्हें नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं तुमसे पूछूं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 3 रेगुलर फ्रीडम मोर देन T3 अल्फ़ा, ये क्या होगा। एंड अल्फा प्रोबेबिलिटी टी लेस देन -T3 अल्फ़ा, ये क्या होगा। थ्री अल्फा। ये भी अल्फ़ा है, ये भी ठीक। अल्फ़ा है। तो वही मैं तुमसे अगर पूछ लूँ तो नोटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मॉड टी, ये मॉड में T3 है मोर देन T3 अल्फ़ा। तो इसको तुम अगर खोलोगे तो इसमें यही आ गया ना, दोनों ऐड हो गया, हाँ सर टू अल्फा। दोनों रीज़न आ गए। तो ऐड होकर तो ये टोटल 2 अल्फ़ा आ जाएगी। एंड चलो नेक्स्ट अभी आते हैं, तो इसका रह गया एकता का। सर सर ये पी T3 कैसे हो गया अल्फा। नहीं, ये नोटेशन है कि आपने अगर टेस्टिंग पढ़ी होगी या कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा कि इस नोटेशन का मतलब होता है कि इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा है। ये डेफिनेशन है इसका। ये आपने टेस्टिंग पढ़ी है या कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा है आपने, तो ये, सर हाँ, ये नोटेशन आएगा वहाँ पे। ये आएगा जेड अल्फ़ा आएगा, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल में होता है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन में, काई स्क्वायर में। तो ये सब नोटेशंस हैं, देज आर द नंबर्स। ये कोई कांस्टेंट है एक्चुअली, और एक ऐसा कांस्टेंट है जिस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा है। तो ये सब वहाँ एक्सप्लेन करूँगा मैं। बैच 2 में भी स्टार्ट होगा सैम्पलिंग, नेक्स्ट क्लास में सैम्पलिंग स्टार्ट होगा मंडे को। तो मंडे को ये सब आएगा अभी ना सैम्पलिंग में, 7 to So 9। that one will be alpha or like alpha by two. The notation I'm taking is alpha. 3 comma alpha is alpha. I'm taking it's if I write, so why are you confused people? If I write here T3 comma alpha by 2, then it is alpha by 2. If I write here minus T3 comma alpha by 2, so alpha by 2. What is the problem? It's 1 minus alpha. I'm just explaining notation. Here this probability is 1 minus 2 alpha. This in between region. ओके, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज क्लियर जो अभी बनाया हूँ मैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड नोटेशंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पूछा है, एकता ने 2 क्वेश्चन पूछे। चलो एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं पहले। जो क्वेश्चन नंबर 30 है। सो क्वेश्चन नंबर 30 जो इन्होंने पूछा है,
सो 30 क्वेश्चन है कि कैपिटल एफ एक्स इज 0 to x ई की पावर टी फिर टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5 डी टी, यही है ना, ई की पावर टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5 डी टी 0 से x है। पूछ रहा था नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर 0, इसके कितने रूट्स होंगे जब जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 4 में। तो x कितने x ऐसा मिलेगा, नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं आपको। तो एक काम करो, पहले आप एफ डैश एक्स निकालो, ठीक। तो एफ डैश एक्स आप सब निकाल सकते हो इजीली, क्या आएगी? ठीक है। ई टू द पावर इंटीग्रेशन हट जाएगा और टी की जगह एक्स रिप्लेस करेगा। जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 आ गई। अब एफ डैश एक्स को 0 पुट करो तो एक्स की कितनी वैल्यू आई? यहाँ से यही वाला 0 होगा, ये 0 तो हो नहीं सकता, यही वाला 0 होगा। अच्छा सर, रूट निकालने पे वो रेंज के बाहर आ रहा है, लाइक कोई 4 बात नहीं, पॉइंट रुको। समथिंग। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना 9 प्लस 29 बाई 2, चेक कर लो, माइनस बी प्लस माई रूट डी। ओके, तो देख लो एक बार वैल्यू, तो रूट के बाहर वाले को आउट करो। तुम्हें सिर्फ ये देखना है ग्राफ फंक्शन का क्या होगा इंटरवल 0 से 4 के बीच। मुझे सिर्फ ये ग्राफ देखना है कि 0 से 4 में फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, 1 2 3 रफली मान लो ग्राफ। तो मुझे 0 से 4 में देखना है बस, क्योंकि इसने पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल। तो आप क्या करो अभी, ये देखो जरा एक्स की क्या क्या वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट करो इसको। तो एक है, सर वो √29 होगा या फिर माइनस चेक कर लो, -4ac। तुम लोग कैलकुलेशन चेक करो, बाकी लोग लिख के देखो तो समझ आएगा, ऐसे हवा में समझ नहीं आएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, लिख के देखो आप, क्योंकि यहाँ -5 है इसीलिए। तो एक एक की वैल्यू ये कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, कैलकुलेटर यूज़ कर लो। तो अप्रॉक्स बताओ कितना आएगा, 4.19। कितना पॉइंट? 4.19। 4.19। और ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है? 1.192। 1.192। पक्का? √29 कितना होता है? तो नेगेटिव में आएगा ना, माइनस में आ रहा होगा, यस यस, नेगेटिव में। है ना। ओके, तो 4.19 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये है कि एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है और एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब समझ आता है आप लोगों को? तो इस फंक्शन के पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में एफ डैश का साइन क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? मतलब तुम्हारा एफ डैश एक्स जो है, समझो मैं साइन स्कीम बनाता हूँ। तो ये एक नंबर तुम्हारा आया 4.19, इधर लिखो, और -1.192। इस बीच का एक नंबर 0 है, इसमें 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, नेगेटिव। यस सर। पॉजिटिव। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। क्या करते हैं उसमें, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों नंबर पे वो 0 है, तो इसके राइट का कोई भी नंबर लेके देखो, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस बीच का कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो, एफ डैश एक्स तुम्हारा नेगेटिव आएगा। और इससे पीछे का नंबर सेलेक्ट करो, तुम्हारा एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब क्या है, फंक्शन पहले इंक्रीजिंग है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हुआ। तो तुम एक काम करो, पहले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f0 और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f4, ये निकालो। 0 to -5 हो जाएगा। एफ नो सर। f0 तो 0 ही हो जाएगा, एफ डैश नहीं पूछ रहा हूँ, एफ फंक्शन में रखना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो, ये क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं जब फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यही ना। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो
तो मतलब तुम्हें मैक्सिमा कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पे। तो फंक्शन इससे पहले इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हुआ, फिर इंक्रीजिंग, लेकिन तुम्हें वैल्यू देखनी पड़ेगी क्या आएगी। तो 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो अब डिसाइड करना होगा कि इस पे क्या है। जैसे ये इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग हुआ, अब ये 4 पे वैल्यू क्या है ये डिसाइड करेगा ना, 4 पे क्या वैल्यू है। 4 पे वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कैसे पता चलेगा। तो इसको इंटीग्रेट करो, 4 में 0 से 4 में इंटीग्रेशन कर सकते हो इसका, बाई पार्ट यस लगा। सर बोलो। हाँ, इसको 0 से 4 में इंटीग्रेशन करो, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा 2 बार, ठीक है जय। सर लाइक इंटरप्रेट नहीं कर सकते वो जैसे रूट 0 जीरो के टू बीच फोर में एक पूछा है ना। क्या क्या 0 से 4 में? रूट 0 to 4 ये इंटरवल में पूछा है और क्रिटिकल पॉइंट 4.19 एंड -1.192। हम्म। तो रूट तो नहीं आएगा ना, 0 हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। हम वो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ये -1.19 है मान लीजिए, और इधर आपका 4.19 है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। जैसे इसका मतलब इस पे स्लोप पैरेलल है, देखिए इससे पहले ग्राफ इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हुआ, एक रूट तो 0 पे ही मिल रहा है इस फंक्शन का, चेक करो 0 पे ही फंक्शन 0 है, यू चेक एट 0, एक रूट तो 0 पे ही मिल रहा है। और आपको अब चेक करना है 4 पे वैल्यू क्या आ रही है। अगर मान लो 4 पे नेगेटिव वैल्यू आई, सो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, मान लो सपोज इस तरह से, या अच्छा सॉरी, यहाँ तो ग्राफ नेचर चेंज करेगा ना इसका। ग्राफ का नेचर चेंज करेगा, अभी डिक्रीजिंग है, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग हो जाएगी, कुछ ऐसा रफली ग्राफ बना रहा हूँ। ये इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हो जाएगी, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, अभी डिक्रीज कर रहा है ना, फिर इंक्रीज करने लगेगी इसके बाद। सो यू हैव टू सी वेदर वैल्यू 4 पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हाँ ठीक है ना, एक ही रूट मिलेगा ना, ओके ठीक है। इसके बाद फंक्शन का ग्राफ नेचर चेंज हो रहा है, तो ये रफली ग्राफ बना दिया मैंने फंक्शन का। सी वैल्यू नहीं निकालो तो भी ठीक है, बट ये है कि वैल्यू जो है नेगेटिव ही आएगी। तुम F4 चेक करो, नेगेटिव आएगी, दिस विल गिव यू नेगेटिव आंसर कन्फाइंड, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है। तो दिस फंक्शन हैज़ 2 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, ठीक ना। अब सी दिस साइन स्कीम कि -∞ से -1.92 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग था। -1.9 से 4.19 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीज कर रहा है, जीरो वैल्यू 0 है फंक्शन की। अब उसके बाद फंक्शन फिर इंक्रीजिंग होगा, तो 0 से 4 में आप चेक करो आपको कितने, 0 से 4 में ऐसे कितने पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है फंक्शन आपका, हाउ मेनी पॉइंट्स। माने सर एक, ऐसे भी देख सकते लाइक एक क्रिटिकल पॉइंट नेगेटिव में आ रहा है एक पॉजिटिव में आ रहा है तो एक बार वो क्रॉस करके जा रहा होगा एक्स एक्सिस को। यस यस, तो यहाँ पे नहीं है देखो तो, हाँ वो भी लगा सकते हो तुम चाहो तो एक, लेकिन बीच का पॉइंट नहीं है ना। सर ये ग्राफ समझ नहीं आ रहा है। F0 इज 0, इसीलिए 0 एक रूट तो है इसका। सर क्वेश्चन में जीरो इंक्लूड नहीं है सर। क्या 0 इंक्लूड नहीं है? मैंने इंक्लूड कर दिया है। अच्छा, वो मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो ये ओपन है। सर आपने ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया वो समझ नहीं आ रहा है। ये बताते हैं। अच्छा सर हाँ, तो 0 रूट्स हो जाएंगे फिर। 0 रूट्स, नो रूट्स, यस। बोलो भाई। सर इसके लिए वैल्यूज निकाल के देखनी होंगी ना लाइक नहीं नहीं आफ्टर ठीक है, फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट। नहीं नहीं, देखो अब सिंपली इसका ग्राफ कैसे बना, जिन लोगों को डाउट है, देखो एफ एक्स फंक्शन दिया था, मैंने जस्ट फाइंड किया एफ डैश एक्स, ठीक, उसको पुट किया 0, तो एक्स की दो वैल्यू आई, क्या क्या आई, एक्स की वैल्यू आई माइनस में 1.19 अप्रॉक्स एंड 4.19। तो अब मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, तो तुम्हें खुद ही दिमाग लगाने हैं। सो पहले मैंने बनाया साइंस स्कीम। यू रीड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्लास 12th का ना, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लो, जिन लोगों को ग्राफ बनाना नहीं आ सर रहा वो है। व्हाइट कलर यूज कर लिखने के लिए क्या? व्हाइट कलर यूज कर लीजिए लिखने के लिए रेड पे थोड़ा वो अच्छा अच्छे से ठीक है, नहीं होगा। हाँ ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमने एफ एक्स को यूज़ किया तो -1.19 आया है,
और एक 4.19 मिला। सो क्लास 12th में या हमने भी क्लास कवर किया है, एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यू रीड अबाउट दैट, जाके पढ़ो क्लास 12th के एनसीईआरटी में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। तो ये मैं बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ फंक्शन एफ फंक्शन के डेरिवेटिव पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो यू टेक एनी नंबर बिटवीन 4.19 टू इन्फिनिटी, आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, यहाँ एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, मीन्स व्हाट। तो अब मैं फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, देखो। तो अब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो फंक्शन का नेचर कुछ ऐसा है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 4 है, मान लो यहाँ नंबर है 4.19, तो यहाँ नंबर है -1.19। तो एक, अब इस पे फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, तो फंक्शन एक्चुअली वाज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। उसके बाद मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ ऐसा होगा डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, और कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बाद फिर इंक्रीज करने लगेगा। तो भाई रफली थोड़ा ग्राफ बना रहा इस तरह से ग्राफ बना। ठीक है जी, देख कर लो, ये साइंस की मुझे बता रहा है किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है किस पर डिक्रीजिंग है। तो ये जो है पॉइंट ऑफ, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। रीड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तुम लोगों का कॉन्सेप्ट वीक है, जिन लोगों को ग्राफ नहीं समझ आ रहा, यू हैव टू रीड दिस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जाके पढ़ो। और दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, या वीडियोस देखो हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस वाले, वहाँ पे समझ आएगा। तो मैं रफली आपको फिर सर से जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है उससे हम लोग बोल सकते हैं ना, मतलब अगर इसमें जैसे लिमिट दे रखी है 0 to 4 इंटरवल, वो इंटरवल ना दे रखी हो, तो क्रिटिकल पॉइंट अगर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो एक पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस, मतलब देयर विल बी अ सी जिसके लिए इफेक्ट 0 हो जाएगा। हाँ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो एक बार तो कट करता है, तो वो 0 पे कट कर रहा है, 0 इंक्लूडिंग नहीं है यहाँ पे, आगे भी एक बार कट करेगा, हालांकि ये फंक्शन ऐसे पूरे आर पे बात करता था, इसके टेंजेंट है, और दूसरा टेंजेंट इसका यहाँ पे होगा जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा। बाकी जहाँ भी जाए, हमें क्या है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे जाएगी ना वो, तो ऐसा होगा। हो सकता है ये ग्राफ, तो ये ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, इसको कन्फ्यूजन है पूछो। तो बाकी क्वेश्चन ये है कि कितनी बार कट करेगा 0 से 4 में। तो 0 से 4 में ये एक बार भी कट नहीं करेगा, ओपन 0 से 4 में, ठीक है। Got it. हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको डाउट है नेक्स्ट क्लास में, कल फिर डाउट क्लास है, कल 6 से क्लास होगी, 10-11 बजे तक डाउट क्लास। तो आज जो रह जाएगा वो कल देखेंगे। ये हर्ष ने जो क्वेश्चन पूछा है ये जैम में नहीं है, इसको छोड़ दो तुम। ये जो साइक्लोइड वाला, ये वाला सिलेबस जैम में नहीं है। सर वो जो पैरेललोग्राम वाला हमने भेजा है, बस उसमें लिमिट लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो साहब अब ग्राफ समझा दीजिए तो हो जाता बस। तुम्हारा जो 45 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है ये, इस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है बाउंडेड बाय द पैरेललोग्राम विद द वर्टिसेस। पहले ग्राफ बना लो ना। तो 1 0 x1 y0, ठीक है, 1 0 3 2 3 2 ये पॉइंट है जैसे। अब 3 5, तो 2, इस तरह से 5 ले रफली, तो इसी के ऊपर 3,5 होगा, एंड 1,3 1 3 x1 y3। इसको ज्वाइन करो, ये यहाँ है, यहाँ है, ये हो गया ना। तो क्या इक्वेशन निकाल सकते हो तुम इसका? तो इक्वेशन क्या आएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालो। तो y इज इक्वल टू स्लोप कितना है इसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, तो y बराबर x माइनस 1 है। इसका क्या इक्वेशन है, इसमें चेक कर लो एक बार, स्लोप क्या आएगा इसका, ठीक है ना। इसका क्या आएगा, y बराबर बन जाएगा सर। x प्लस 2 आएगा, चेक करो।
हाँ ये, जैसे और इसकी इक्वेशन निकालो। ये तो जस्ट x बराबर 3 लाइन है, और ये लाइन क्या है, x बराबर 1। तो वेरिएबल चेंज कर लो ना, चेंज ऑफ वेरिएबल कर लो। u मान लो तुम y माइनस एक्स को, या x माइनस वाई को लो ना, x माइनस वाई को, तो y माइनस एक्स को ले लो, और v ले लो जस्ट x को, कर लो इंटीग्रेशन। या x प्लस 2y क्या होगा। अच्छा यहाँ पूछा क्या है तुमसे, अरे वो मत करो, मत चेंज करो वेरिएबल, और टाइम टेकिंग होगा, बिना वेरिएबल चेंज करे हो जाएगा। देखो तो मैं क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y डी एक्स डी वाई। तो तुम डी एक्स डी वाई मत करो, तुम डी वाई डी एक्स करो, ठीक। अब देखो y की लिमिट क्या है, ये स्ट्रिप बना रहा हूँ, y बराबर कहाँ से कहाँ तक है, x माइनस 1 टू x प्लस 2 हाँ, गॉट इट, फिर हो जाएगा। और x की वैल्यू 1 से 3 ले लो, हो गया। ये इसको इंटीग्रेट कर लो अब x माइनस 1 से। थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर ही हो रही थी वो। पहले ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के देख लो इस रीजन पे इंटीग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका रहेगा, नेहा ने बहुत सारे भेजे, देखो उधर देखते हैं। साहिल तो आया नहीं, तो उसका क्वेश्चन जब वो पूछेगा आएगा तो पूछेंगे। तो नेक्स्ट है, देखो सर एक मेरा भी साइक्लोइड वाला है सर, उसमें थीटा के रेंज बता दीजिए बस। वो साइक्लॉइड वाला क्वेश्चन नहीं आएगा जैम में, उसको छोड़ दो, वो जैम एमए का ये सब था, जैम एमएस में नहीं आएगा ये सब, ठीक है ना, क्योंकि इसका ग्राफ, इसका अलग से फॉर्मूला हालांकि होता है, तुम लिख सकते हो लिखना चाहो तो, पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना ये, तो वो तुम्हें ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, कैसा ग्राफ बनेगा इसका साइक्लॉइड का। सो ग्राफ देखो कैसा होता है साइक्लॉइड का, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। इस तरह का जैम एमएस में क्वेश्चन नहीं आए, और नहीं आएगा जैम एमएस में इस तरह क्वेश्चन नहीं है। हालांकि इसका एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। अगर कोई ग्राफ बना सकता है तो ग्राफ को किसका बनाना पड़ेगा तुम्हें, वैसे करके टेबल बनाओ, एक में थीटा रखो, एक में, उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, ग्राफ फिर देख देखना पड़ेगा। इसका मैं देखता हूँ क्वेश्चन में क्या है, इसको छोड़ दो अभी, इसको, ये तुम्हारे जैम का नहीं है, जैम में इस तरह क्वेश्चन आए नहीं है। तो एक बार 14 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए सर। और किसी का रह गया, अरे और भी सर लोग, अभी ग्रुप इसमें क्या दिक्कत है, सर ग्राफ वो क्लियर नहीं हो रहा लेने के लिए, तो ग्राफ वो बनाओ। लिमिट्स चेंज करने की दिक्कत आ रही है। तो उसका बाउंड्री बनाओ ना, ये कौन सा कर्व है, ये कौन सी इक्वेशन है ये, और सर ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी, राइट, सर्कल x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या दिक्कत आ रही है इसमें फिर, एक बार आप अपर बाउंड लोअर बाउंड और ग्राफ पे लेके देखिए तो आई गेस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, एक बार आप ग्राफ प्लॉट करिए। ये सेमी सर्कल है, y की वैल्यू 0 से यहाँ तक। अच्छा सर रेडियस देख लो क्या है पहले, तो सेंटर तो 1,0। हाँ, ये 1 0 पे बनाओ, रेडियस 1 का इस तरह से है, इस तरह तुम्हारा स्ट्रिप लिया हुआ है, और x है 0 से 2, यहाँ 0 से 2। हाँ, तब तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें क्या करना है, इसको ऑर्डर सर इसका चेंज करके इंटीग्रेट हुआ ना। ऑर्डर चेंज करे तो, सर इसे पोलर में चेंज कर सकते हैं सर, हाँ पोलर कोऑर्डिनेट। कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लोगे फिर आर को, देखो यहाँ ध्यान से, थीटा तुम्हें, आएगा
हाँ, और थीटा क्या तुम्हारा आएगा इसमें? 0 से π/4 आएगा। क्या क्या आएगा? यस थीटा 0 से π/4 ना, क्योंकि y = x है। सर, हाफ हाफ कट करेगा। हाँ, तो ये 0 से π/4 थीटा ले लेना, इससे भी आ जाएगा। तो वैसे कर सकते हो तुम, डबल इंटीग्रेशन, हमारा एरिया होता है dx dy, चला जाएगा r dr d थीटा। तो r होगा 2 cos थीटा से 4 cos थीटा, हाँ सर, थीटा हो जाएगा। 0 से π/4 ये हो जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूजफुल है, x² + y² को r² ले लो, पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ताकत ने जो भेजा वो देखते हैं। तो सर इसमें मतलब थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो रेडियस मैनेज कर ले रहा है, जैसे हाँ, जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसा। हाँ, वो r की जो वैल्यू है ना उसके हिसाब से मैनेज कर लेगा, हाँ, थीटा की वैल्यू के हिसाब से। चलो, तो देखो, तो ताकत ने क्या पूछा है, देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो इन्होंने सर। भेजा है। हाँ, सर एक क्वेश्चन लास्ट में भेजा था मैंने सर, उसका लिमिट बता दीजिए बस कि जी, जी, कैसे अभी कोई इसके लिमिट। इसके बाद आपका क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, फिर आपका करते हैं। ये क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है कि कह रहा है कि टी जो है कि टी एक रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ दे रखा है, 1/4 है जब मॉड टी <1 है, ठीक, और t²/4 है जब मॉड टी <1 है, और w जो है 1/t है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है था तुम्हें? सर मैच नहीं हो रहा है ऑप्शन, और वो करेक्ट कैसे हो गए? अच्छा, तो उन्होंने गलती हो सकता है कि, आप चेक कर लेते हैं, चलो। तो जब t की वैल्यू -1 से 1 में है, तो 1/t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1/t होगी 1 से इन्फिनिटी, और -1 से -इन्फिनिटी टू -1। अच्छा, तो इसमें दो केस है, जब 0 से, पूरा रियल नंबर होता है। तो इसको ब्रेक कर लो दो पार्ट में, इसको उस पार्ट में लिख लो ना, इसको तुम लिख सकते हो ठीक से, अगर लिखो तो, कि वो तो हो जाएगा, चलो, है ना, जैसे 1/4 है जब t की वैल्यू -इन्फिनिटी तुम्हारा क्या है, 1 तक है, फिर -इन्फिनिटी से -1, और 1/4 है, नहीं नहीं, ये t²/4 है, ये t²/4 है, 1/4 है जब t तुम्हारा -1 से 1 में है, ठीक है, फिर t²/4 है कब, जब t तुम्हारा 1 से इन्फिनिटी है, चेक कर लो, है ना, यही है ना। तो हाँ ये तो ये उसी फंक्शन को ठीक से लिखा मैंने, कि इसको ब्रेक कर दिया, तो पूरा रियल नंबर पे आ गया। अब मेरा w है 1/t, तो हम फॉर्मूला मोनोटोनिक है ये, w का डेरिवेटिव कर लो अगर t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ -1/t²। नेगेटिव है ये, तो मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, t कुछ भी ले लो, है ना। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, एफ डब्ल्यू ऑफ w, तो एफ टी ऑफ t, तो क्या करते हो, dt/dw, ये होता है ना फॉर्मूला, हाँ ये होता है। एफ एक्स का, है ना। चलो, तो इसको लगा लो, सो एफ w/w dt/t कितना आएगा, अभी मैंने निकाला है यहाँ पे dw/dt निकाला है, तो मुझे dt/dw चाहिए, तो आंसर w के टर्म में आएगा एट द एंड, ठीक है ना। तो बताओ क्या लिखूँ, ये t² टाइम एफ टी ऑफ टी, यही ना, यहाँ से हाँ रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल। हाँ, तो आपका आ गया t² टाइम एफ टी ऑफ टी। तो ये जो आपका आएगा, अब इसकी वैल्यू ज़रा पुट करो, तो यूज़ करो इसको जो गिवन था, तो इसको मैं आगे लिखता हूँ। तो अब मुझे क्या लिखना है, w का पीडीएफ, सो एफ डब्ल्यू ऑफ w, सो t² टाइम, वही लिखो
1/4, लेकिन अब तुम रेंज डिसाइड कर लो। वही सर, रेंज डिसाइड करना है इसमें। हाँ, रेंज डिसाइड कर लो, बाकी तो आ जाएगा, क्योंकि टी को तुम डब्लू और टी में 1/t का रिलेशन है ना, तो ये तो आ जाएगा। तो जब टी तुम्हारा, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, टी 1 से कम है, जब टी लेस देन -1 है, तो 1/t क्या होगा, मोर देन -1 हो जाएगा। मोर देन -1। ठीक है, जो नंबर मतलब रेसिप्रोकल जस्ट किया हमने, तो रेसिप्रोकल करते ही इक्वलिटी बदल जाती है। तो 1/t मोर देन -1/t डब्लू है, तो ये हो गया तुम्हारा टी स्क्वायर ये वाला, फिर पीडीएफ था 1/4 और ये लिखा था टी लेस देन -1, डब्लू मोर देन -1। दूसरा केस है टी स्क्वायर टाइम, अगला था, एक मिनट, ये टी स्क्वायर बाई 4 है ना, यहाँ भी चेक करो, यही वाला पीडीएफ लिखना है मुझे, बाद में डब्लू में कन्वर्ट कर दूंगा। ये देखो, टी स्क्वायर को एफ टी से मल्टीप्लाई करना है मुझे। सर ये t लेस देन -1 तो w लिखे हैं क्या वो? तो टी लेस देन -1 तो 1/t क्या होगा, हाँ ये ठीक है। मैं डब्लू का टर्म में लिमिट लिखना, बाद में इसको भी डब्लू बना दूंगा, ये है। और तुम्हें टी के टर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें टी के टर्म में लिखना है, टी के टर्म में बाद में डब्लू कर देना, टी स्क्वायर इंटू 1/4। अब ये टी जब -1 से 1 में है तो क्या हो रहा है, 1/t का क्या होगा, तो टी जब 1 0 बाई, से 1 में है तो 1 से इन्फिनिटी में हो जाएगी नहीं। सर वो जो t लेस देन -1 है तो 1/t हो जाएगा आपका -1 to 0 ना। अच्छा, यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा ना, एक मिनट, ये माइनस, माइनस इन्फिनिटी तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/t, बाई टी आएगा -1 to 0। स्क्वायर ऐसे पता, मतलब कोई भी नंबर एक समझ में आया तो ले लो, तो -1, ठीक है ना। जैसे मान लो बीच का कोई नंबर ले लिया, टी लेस देन -1, टी मान लो इधर है -2 है, तो -1/2, ठीक है ना। हाँ, तो 0 से -1 होगा, ठीक है, सॉरी -1 से 0 है ना। तो अभी तुम वैसे ही लिखो जैसे वहाँ लिखा हुआ है ना, एक मिनट मैं इसी को लिख देता हूँ, टी तुम्हारा लेस देन -1 है। दूसरे केस में क्या है, टी स्क्वायर इंटू 1/4, कब, जब टी चाहे तो -1 से 0 में हो जाए, या यही चीज़ रहेगी जब टी तुम्हारा 0 से 1 में है, यही ना, सेम हाँ टू टू माइनस सही है। करता हूँ। और टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 4 तब भी रहेगी जब तुम्हारा टी 1 से ज़्यादा है। अब ये मैं डब्लू का पीडीएफ लिख रहा हूँ टी के टर्म में, मुझे सबको डब्लू में लाना है, आप सबको डब्लू में ले आओ। तो जैसे तुम्हें बता रहे थे कि तो 1/1 इसको चेंज करो, देखो, तो पहले जहाँ जहाँ टी है ना उसको डब्लू रख दो, मतलब टी को डब्लू के टर्म में लिखो, तो टी चूँकि 1/t डब्लू था तो 1/WT हो जाएगा, तो तुम्हारा ये क्या बनेगा नया पीडीएफ, t को 1/w से रिप्लेस कर देंगे और हाँ, इंटरवल ले लेंगे। तो रिप्लेस करो, जैसे क्या मतलब उन्हें ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये सर टी की पावर 4/4 होगा ये, तो 1/4 डब्लू की पावर 4 हो जाएगी। ये कितना होगा तुम्हारा 1/4 डब्लू स्क्वायर, ये चेक करो, 1/4 w²। ये भी यही होगा, और ये तुम्हारा वैसे ही T4 है, तो 1/4 डब्लू की पावर 4, ऐसा कुछ। अब लिमिट देख लो, जब t लेस देन -1/w, तो मतलब t की जगह 1/w रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/w लेस देन -1, 1/w बिटवीन -1 एंड 0, तो यहाँ मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो -∞ है, 1/w बिटवीन 0 एंड 1, तीसरा केस, और चौथा 1/w मोर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी। अब इसको ले आओ डब्लू में, ये हो गया, देख लो। ठीक है, यही आ रहा था, ठीक। अब यहाँ यहाँ चैलेंज आता है, मतलब यहाँ थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो इसे इसको मैं लिखूँ डब्लू के लिए, डब्लू क्या बनेगी यहाँ पर,
डब्ल्यू यहाँ पे -1 to 0 आ जाएगी। हाँ, यहाँ पे W क्या बनेगी? यहाँ पे -∞ to 0। नहीं, 1 मिनट, 0 का रेसिप्रोकल -∞ से -1। चेक हाँ, करो, ठीक है। चेक करो ठीक से। और W यहाँ आ जाएगा मोर देन 1 का रेसिप्रोकल 1 और 0 का इन्फिनिटी। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे 0 to 1 ही बनेगा। सो W तुम्हारा यहाँ आ जाएगा कि 0 से इन्फिनिटी है, तो ये मोर देन, तो ये लेस देन 1, मोर देन 0। तो अब इसको ठीक से लिख लो एक जगह, मतलब एक ऑर्डर में। ऑर्डर में लिखोगे जब x की वैल्यू -∞ से -1 में, ये पहले लिखो, फिर -1 से 0, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। समझ आया ऑर्डर? पहले ये होगा, हाँ, उसके हाँ बाद आ गया। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे करके लिखो। अब यहीं से CDF निकल जाएगा। हाँ, फिर ये PDF आ गया तो CDF आ जाएगा। हाँ, थैंक यू सर। चलो एक किसने भेजा था अगला क्वेश्चन देखो। सर बस उसमें थीटा का वो कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सर थीटा का वो रेंज लिमिट बता दीजिएगा बस। जी जी जी, ये आपने क्वेश्चन भेजा है, चलिए ट्राई करो। सर लास्ट वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, जो लास्ट आपने भेजा है, क्वेश्चन जैसे है डबल इंटीग्रेशन रूट मॉडल। अभी 2 क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व किया अभी, dx dy, और आपका रीज़न है x² + y² मोर देन x लेस देन इक्वल टू 2x। तो आप ऐसा ब्रेक करना, r cos थीटा 2r cos थीटा, तो r काट दो। क्या लग रहा है r की लिमिट क्या होनी चाहिए? सर cos थीटा टू cos थीटा। जी, तो सर ये आपका r का थीटा लिमिट आ का गया। अब थीटा क्या होगा आप ये सोच रहे होंगे, चलिए तो उसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो जब आप बाउंड्री देखिए, जो आपको रीजन दे रखा है उसका बाउंड्री देखिए, तो इसके बाउंड्री जो हैं, एक बाउंड्री है x = x² + y², दूसरा बाउंड्री है 2x = x² + y², यही ना? तो इससे जो सर्कल आपकी बनेगी वो ये आएगी, x - 1/2² + y² = 1/2 होल स्क्वायर, है ना? चेक कर लीजिए। और यहाँ से जो बनेगी आपकी वो आएगी x - 1 होल स्क्वायर + y² = 1 स्क्वायर। ट्रांसफॉर्म करो, तो अब क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस हाफ है, तो रफली तो ये 1 तक जा रहा है, ये 0 है। एक सर्कल जिसका रेडियस 1 है, तो ये 2 तक जा रहा है, ये है। तो ये आपका रेडियस जैसा हुआ था ना r cos, है ना, cos थीटा से 2 cos थीटा। अब ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, तो ओरिजिन से क्या लग रहा है, ये जो रीजन है आपका, ये कितना एंगल कवर करेगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये एंगल कितना और ये एंगल? सर 0 to π/2। जी, तो आप कर लीजिए, हो जाएगा ये। जी सर। सर वो नीचे वाला रीजन नहीं आएगा, मतलब होल सर्कल? नहीं, ये बीच का बोला है ना, देखिए यहाँ x² तो + y², x से ज़्यादा हो। पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो अच्छा एक मिनट, आप कह रहे हैं डिनोमिनेटर वाला, वो एक मिनट, अच्छा वो 1 मिनट, मैंने हाफ ही ड्रॉ किया ना। क्या बोल रहा है ये कि डी विद द रीज़न, इसने कहीं लिखा नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव का, नहीं, रूट भी नहीं लगाए हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये वाला पार्ट ना। ओह यस, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पे सर पूरा। हाँ सर लेकिन आपने एक बार बताया था कि माइनस लेते हैं तब वो होता है जी, तो नीचे आप यहाँ देखिए, वाले। इन्होंने कैसा लिखा है, x² + y² = x लिखा है। अगर ऐसा होता है कि रूट अंडर समथिंग लिखा रहता है तब प्लस में सेमी सर्कल लेते हैं। सो ये जो यहाँ ये फुल सर्कल है, ये जो है ये फुल सर्कल है। सेमी सर्कल कब लेते हैं, जब रूट में ऑलरेडी दे रखा हो, मान लो y लेस देन ऐसा दे रखा हो 1 - x² टाइप का, तो ये सेमी सर्कल है रूट के साथ। अच्छा ओके सर। ये फुल सर्कल है, तो यहाँ मुझे लेना पड़ेगा अब -π/2 से π/2, ठीक है, ये लिमिट लेना पड़ेगा। तो -90 से +90, और r की वैल्यू ठीक है, r की वैल्यू कॉमन रहेगी, cos थीटा से 2 cos थीटा, बाकी आप वैसे ही कर लीजिए, तो ये r हो जाएगा, और r d थीटा और चेक कर लीजिए। हाँ, सर ये थीटा कैसे आया वो एक बार बता दीजिए। वही ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको देख रहा है ना, तो अब यहाँ से यहाँ तक ना ये पूरा एंगल कवर करना है आपको यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना रहा है, इसके बीच कितना एंगल है टोटल?
ठीक है ना, ये 0 डिग्री है। जब आप ऐसे जाते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, जब आप ऐसे जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो ये -90 डिग्री है एक्चुअली, और ये +90 डिग्री। तो मेरा जो एंगल हुआ, इतना रीजन हम कवर कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो मैं -90 से +90 कवर कर रहा हूँ। ये एंगल -90 डिग्री है और ये एंगल +90 डिग्री, तो ये पूरा कवर कर रहे हैं। तो ऐसे आपको लेना है। हालांकि सिमेट्रिक है तो 2 टाइम कर देता चल जाता, ठीक है, हो जाएगा बाद में। ऐसे में 3-4 क्वेश्चन आज कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए इस तरह का, ठीक है। बस ये ध्यान रखना x² + y² को r² रखना है। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया इसमें, इन सारे क्वेश्चन में x² + y² को r² लिया। ठीक है, अब किनका क्वेश्चन रह गया देखिए, जिनका रह गया उसका करते हैं। अब पीछे आता हूँ मैं। देखो जिन्होंने नेहा ने भेजे थे वो क्वेश्चन देख लो क्या है। तो आपका जैसे था नेक्स्ट कि तो एक तो डाउट आपका हो ही गया, हाँ, एक इसमें जो आपने था आपका x to 2x वाला, और लास्ट वाला सबसे लास्ट क्वेश्चन वो देखिए पहले। तो ये कह रहा है डबल इंटीग्रेशन x² - y² अपॉन x² dy dx एंड इंटीग्रेशन है x - x²। अब ये रूट लगा रखा है 2√x। तो अब ये y नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, तो ये रूट के साथ है तब। और x की वैल्यू है 1/4 to 1। तो कह रहा है इवेलुएट दिस बाय चेंजिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी नहीं होगा तो ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। यहाँ y की वैल्यू है ये है, तो बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो बाउंड्री इज y इज इक्वल टू √x - x², मतलब x² + y² इज x। मतलब सर्कल आएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज 1/2 का होल स्क्वायर। ये एक बाउंड्री आया। दूसरा बाउंड्री है y बराबर √x, ये हो गया y² बराबर x। तो ये सेमी सर्कल ही है, लेकिन y विल नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू। यहाँ भी हाफ साइड ही है क्योंकि ये y नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। चलो ग्राफ बना लो, और x की वैल्यू 1/4 से 1 है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक तो था सेंटर जिसका हाफ 0 है और रेडियस भी हाफ है ना रफली, एंड दूसरा y² बराबर x। तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। यू हैव टू सॉल्व दीज 2 कर्व्स। सॉल्व कर लो, तो x² + x इज इक्वल टू x। अच्छा 0, जस्ट 0 कट करेगा मतलब, तो इसका मतलब है ये ऊपर से जा रहा होगा। तो हालांकि नेगेटिव साइड लेने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि उन्होंने y को रूट में ही दे रखा है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है 1/4 से 1 तक। x की वैल्यू है देख लो आप 1/4 से 1 तक। ये 1/2 है तो यहाँ 1/4 होगा और ये 1 है। सो दिस इज योर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, देख लीजिए। अब क्या करना है आपको, ऑर्डर चेंज करना है। तो आपको लिमिट लिखने हैं dx dy करके। पहले x के रेस्पेक्ट में लिमिट लिखनी है आपको, ऐसा स्ट्रिप बनाना होगा। तो एक तो ये चेंज होगा, 3 पार्ट में हो जाएगा ये। तो चेक कर लीजिए एक बारी। पैराबोला था और ये सर्कल था। ठीक है ना, तो एक तो यहाँ होगा लिमिट जाएगी पैराबोला टू लाइन, एक में जाएगी लाइन टू लाइन, और एक में जाएगी सर्कल टू लाइन। ठीक है जी, देख लो।
हाँ सर हो जाए। तो ऐसे करके बनाना पड़ा, तीन तीन पार्ट में करके 3 इंटीग्रेशन बनाई हो गया। नेक्स्ट जो है आपका तो लास्ट हो गया, सेकंड लास्ट भी हो गया, थर्ड लास्ट। देखिए थर्ड लास्ट, तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि यूजिंग मल्टीपल इंटीग्रेशन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है dz dy dx। अब देखो ध्यान से, z की लिमिट दे रखा है इन्होंने, बाउंडेड बाय द हेमिस्फीयर दिस, बाउंडेड बाय द कोन दिस, तो हेमिस्फीयर एंड कोन। तो अब ग्राफ भी बना सकते हो ऐसे एफिजी में। सर वो 3D में ग्राफ समझ नहीं आता। हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एक्चुअली। ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, देखो कह रहा है ना बाउंडेड बिलो बाई, तो बिलो कर्व कौन सा है, लोअर कर्व कौन सा है, ये है ना। तो ग्राफ नहीं भी बनाओगे तो भी काम हो जाएगा। और अपर कर्व क्या है, बाउंडेड एवं अपर कर्व ये है, जेड की लिमिट ये दे रखी है, खुद ही बता रखा है कि जेड की लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। अब मुझे एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेना है इसका, सो वी हैव टू टेक प्रोजेक्शन इन द एक्स वाई प्लेन। तो उसके लिए क्या करोगे आप, तो देखो प्रोजेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस, 1 प्लस 1 माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर ग्राफ बनाते तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता, एक तो कोन था, इस तरह का शेप बनेगा, एक कोन है और दूसरा हेमिस्फीयर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1, फिर प्लस 1 ले लिया जेड को, जेड इस तरह से होगा। तो जब एक्स वाई दोनों को अगर आप जीरो पुट कर दो तो क्या आएगी 2, तो यहाँ पे 2 है एक्चुअली। अगर आप ग्राफ बनाते तो इस तरह का शेप बनता, अगर आप बनाना डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो ये ऐसा कर्व है, एक तो पहला कोन था इस तरह का और ऊपर से हेमिस्फीयर है, तो आपको देखना है इसका इंटरसेक्शन क्या है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व। तो दोनों को इक्वेट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, कर सकते हो कि नहीं। सर किया बट वो समझ नहीं आया। अच्छा तो z की जो वैल्यू है यहाँ पे आपके पास, जो z की वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो वही जेड ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, हाँ पोलर फॉर्म फिर में कन्वर्ट कर लो, है क्या कर। पोलर पोल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो जेड ले लेंगे, वही तो जेड है ना। हम्म। हाँ तो तो बस यहाँ सॉल्व कर वही बोला सॉल्व हो इंटरसेक्शन जाएगा। पॉइंट निकाल लो, मतलब 1 प्लस जैसे रूट अंडर 1 माइनस जेड इज इक्वल टू, क्या ये रूट जेड हो गया ना, ये तो अच्छा सॉरी जेड तो ये दे रखा है तुम्हारा, ये ऐसा है, दिस इज जेड इटसेल्फ एंड दिस इज जेड स्क्वायर, चेक कर लो। हाँ ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वही बोल रहा हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालोगे तो लाइक 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 1 होल स्क्वायर इज रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करो,
तो z माइनस 1 की पावर 4 बराबर 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसको ब्रेक करो, लाइक z माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड। एक तो यहाँ से तुम्हारे पास निकल के आएगा कि z इज इक्वल टू 1, एक ये निकल के आएगा, और इसको 1 माइनस जेड लिख लो, तो 1 माइनस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस जेड। तो यही आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट आई थिंक। मतलब इंटरसेक्शन एक सर्कल बनाएगा विथ रेडियस 1। जी, इस तरह से आएगा। एंड यहाँ से अगर सॉल्व करोगे एग्जैक्टली जेड नहीं मिलेगा, तो आपको ये यही इंटरसेक्शन आ जाएगा कि यहाँ जो एक्चुअली इंटरसेक्ट दोनों कर रहे हैं ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेमी सर्कल और तो प्रोजेक्शन जो आएगा ये आ गया। तो मतलब आपको अब क्या करना है, सो नेक्स्ट लाइन इज ये आपका आ गया। जैसे इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। जेड की लिमिट लिख लिया आपने। नाउ यू हैव डी वाई डी एक्स, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर डी थीटा। तो हो गया ना, आर 0 to 1 थीटा 0 से, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, 2 पाई। सो बाउंडेड बाई द कर्व है ना, तो यहाँ तो पूरा प्लेन में आ जाएगा, मतलब एक्स वाई प्लेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। तो प्रोजेक्शन पूरा फुल सर्कल आएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है। ओके सर। तो आपके कौन सा क्वेश्चन रह गया, एक रह गया और आपके, तो एक क्वेश्चन और रहेगा, इसको ट्राई करो। जो रह गया कल भी डाउट क्लास, कल 6 to 11 डाउट क्लास होगी इवनिंग में, या एटलीस्ट 6 to 9 तो होगी, क्योंकि 9 to 11 गेट वालों का क्लास ले सकता हूँ। तो ये है। ओके सर। सर अभी गेट हाँ, गेट में क्या टॉपिक चल रहा है? गेट में उसका जो एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स पोर्शन है वो सब चल रहा है। तुम सब मत करो, तुम लोग फालतू में तुम्हारा कॉन्सेप्ट वो होगा। सिर्फ जैम पे ही फोकस करो अच्छी तरह से, काफ़ी है। अभी मैथ्स पोर्शन करा रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो टॉपिक्स हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल ये सब चल रहा है। तो इसमें क्या है तुम्हारे पास 28वां क्वेश्चन जो है, नहीं 28वां नहीं, उससे पहले 26 क्या बोला, सी विद अ स्मूथ कर्व फ्रॉम दिस टू दिस इन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। एक्चुअली ये ना ये उस थ्योरम पे है, वेक्टर कैलकुलस का अलग एक क्वेश्चन है, उस समय रहा होगा। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, है ना, ये एक्चुअली बाद में थ्योरम्स आते हैं एफ। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हाँ जैम एमएस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। हाँ, ये जैम एमए का है एक्चुअली, ये जैम एमए। ये तो हमारा नहीं है। यस सर, वो वेक्टर कैलकुलस है, वो जैम एमएस में नहीं है, एमए में था, अब एमए में भी नहीं, हटा दिया, सब में हटा दिया है। अब जैम एमए में भी नहीं है और एमएस में भी नहीं है। पहले इसके आते थे, जैम एमए में आते थे, एमएस में नहीं है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको छोड़ दो। कर सकते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, हालांकि है ना, 0 to 1 है ना। जैसे मैं एक्स को ले लूँ टी, एक्स को ले लो 2t, वाई के ले लो t, और z को ले लो माइनस टी, और t ले लो 0 to 1। अब इसको ट्राई करके देख लो, हो जाएगा। तो यू कैन यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर करना हो तो। एक्स को 2t रखो, वाई को t, z को माइनस टी। क्योंकि स्मूथ कर्व है 0 0 0 से लेके 2 2 माइनस 1 तक, इसीलिए। ओके, ये कर सकते हो, वरना छोड़ दो, आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर भी सॉल्व करो। अभी लिमिट थ्योरम के क्वेश्चन आज लोगों ने पूछे नहीं है, मतलब लगता है सारे कंप्लीट हो गए। तो जो भी आप लोगों के इंटीग्रल कैलकुलस
या लिमिट थ्योरम्स, जो भी बाकी टॉपिक के क्वेश्चन रह गए उसको कंप्लीट करो, और जो बचे क्वेश्चन उसको कल हम देखेंगे। कल फिर 6 to 9 आप लोगों की क्लास होगी, डाउट क्लास जैम वालों की, और गेट वालों की क्लास 9 to 11 होगी, थ्योरी कराएंगे उसमें। तो 6 to 9 जैम की डाउट क्लास है कल, ठीक है। इंटीग्रल की या जो भी डाउट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज अगर कोई क्वेश्चन रह गया आप लोगों का, या मान लो मैंने कराया फिर भी आपको समझ नहीं आया, तो कल दोबारा पूछिए आप, ठीक है। चलो तो आज यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू एंड गुड नाइट।